हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 साइंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस हमारी रही हैं उनमें हमने बैलेंसिंग द रिएक्शन कैसे होता है वो सीखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विद एग्जाम्पल, और आपको कुछ डायग्राम्स रिलेटेड जो थे वो भी मैंने आपको शो किए हैं अपनी वीडियोस में। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब किसी एक एलिमेंट को हटा के किसी दूसरे एलिमेंट को वहां पे फिक्स करना है। सो दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, देखो वर्ड यूज हुआ है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जब डिस्प्लेस करता है वहां पे जो रिएक्शन होगी उस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऑलराइट, अब जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया Fe आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट, FeSO4। अब ये रिएक्टेंट जो हमारे हैं व्हेन दे रिएक्ट इट फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड दैट इज FeSO4 आयरन सल्फेट, या इसे आप फेरस सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, फेरस सल्फेट। ऑलराइट, फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं, प्लस कॉपर इज रिलीज्ड। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे हुई है, हमने क्या किया कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसने क्या किया, ये जो कॉपर था इसको यहां से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया। ठीक है, तो अब ये जो हमारा आयरन है, आयरन किसके साथ फ्यूज हो रहा है यहाँ पे, SO4 के साथ, फॉर्मिंग FeSO4 एंड रिलीजिंग द कॉपर। फाइन, ये तो क्लियर हो गया कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। बट इफ आई सेड द रिवर्स, इज इट ट्रू और नॉट? अगर हम कुछ रिएक्शन को ऐसे कर दें, कॉपर ने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, फिर आपको यहां पे देखना है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो अब देखो, जैसे मैंने क्या बताया, आयरन तो मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये तो लेस रिएक्टिव हो गया, आयरन मोर रिएक्टिव है। ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। दैट्स व्हाई here no reaction will take place। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। ये आप 8th क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर एक कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसका मतलब कोई रिएक्शन वहां पर नहीं होने वाली है। ओके, सो नाउ वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट। फाइन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बीकर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है जिसमें आयरन नेल्स को हमने डिप किया है। फाइन, लेफ्ट इट इन अनडिस्टर्ब कंडीशन। हम इसको एज इट इज कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कॉपर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था, इट विल टर्न लाइट ग्रीन इन कलर। फाइन, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन समझते हैं हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब हमने लिया उसमें आयरन नेल्स को डिप करते हैं, मतलब लोहे की कोई भी कील जब हमने ली तो वहां पे क्या होने वाला है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो धीरे धीरे ग्रीन कलर का हो जाएगा, और आयरन नेल्स भी है वो थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो जाएगी। इसका मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ कलर जब हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर हटके ग्रीन कलर कन्वर्ट होने जा रहा है, इसका मतलब समथिंग हैज टेकन प्लेस हियर। व्हाट? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल, कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई वहां पे, और हमने देखा कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो गया। अगर रिवर्स में आप ऐसा करिए, आप एक बीकर में आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें कॉपर की कुछ वायर आप डिप कर दें, लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल बी ऑब्जर्व, there will be no color change. That means no reaction has taken place here because a less reactive element cannot displace a more reactive element. I think ये आपको दोनों तरीके से क्लियर है, एग्जाम्पल के थ्रू भी और प्रैक्टिकल भी। सो नाउ टेक सम मोर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव राइज टू ZnSO4 एंड रिलीजिंग द कॉपर। अब यहाँ पे भी सिंपल आपको यही बताना है, जिंक अगेन मोर रिएक्टिव एंड कॉपर
less reactive. So more reactive element will displace less reactive element forming zinc sulfate. Alright. Second example is Pb, that is the lead, and CuCl2, copper chloride. It will be formed PbCl2, that means lead chloride, and releasing the copper element as such. Here lead is more reactive, displacing the less reactive element and releasing copper. Alright. तो ये बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक जो है वो पूरा कवर होता है. सो नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. पहले वाली जो रिएक्शन थी वो सिंपल थी, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखेंगे. सो सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो एग्जांपल लेते हैं इसका. Na2SO4 that means sodium sulfate, BaCl2 barium chloride. It produces barium sulfate, BaSO4 and 2NaCl sodium chloride. सिंपल रिएक्शन है, मुश्किल नहीं है. देखते हैं अभी यहाँ पे Na2 and Cl2. फाइन, ये एक अपना खुद का एक नया कंपाउंड या साल्ट बनाएंगे. बैलेंस है आपकी रिएक्शन 2NaCl. ओके. नेक्स्ट रह गया हमारा SO4 एंड BaSO4 एक कंपाउंड बन गया. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सारा एक्सचेंज हो गया. मतलब एलिमेंट्स के बीच में जो आयंस हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे, जो अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट वहां पर होगा. तो ऐसी रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी. यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है हमारा, जो कंपाउंड न्यू प्रोडक्ट बनेगा, वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्म में तैयार होगा या वहां से लिबरेट होगा. तो ये एक प्रेसिपिटेट बनाएगा. प्रेसिपिटेट क्या है, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसे हम पीपीटी कहते हैं. जैसे कि आप देखते हैं, जैसे हम मलाई को, मतलब जो क्रीम है उसमें चर्निंग करते हैं, जब उसको जोर से एजिटेट किया जाता है, हिलाया जाता है, तो हम क्या देखते हैं, बटर कम्स आउट, मक्खन वहां से निकल जाता है. तो ये मक्खन क्या है, एक टाइप का प्रेसिपिटेट है. तो ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, उस टाइप की रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. सिंपल है ये आपका और इंपॉर्टेंट भी है. सो नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका बेसिक है, आगे भी आपको हेल्प करेगा. तो सिंपल भाषा में पहले समझेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या. ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, और रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन का रिमूव होना. तो पहले तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखें कि ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन ऐड होगा और रिडक्शन में कुछ रिड्यूस हो रहा है, मतलब निकल रहा है, कुछ रिलीज हो रहा है. तो जहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो वो रिडक्शन है. क्लियर? ओके. टेक एन एग्जांपल. जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि एक चाइना डिश में हमने कॉपर लिया और जब उसको हीट किया, द कॉपर टर्न्स ब्लैक. फाइन. अब देखते हैं why has this black substance formed. तो ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना, ऐसा क्या हो गया कि जस्ट हीट करते ही कॉपर टर्न्स ब्लैक. तो देखते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे ऑक्सीडेशन का, और जो रिएक्शन यहाँ पर हुई है, कॉपर व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. क्या बनाया इसने, कॉपर ऑक्साइड बना दिया. इसका मतलब प्रोसेस कौन सा लगा, ऑक्सीडेशन लगा. ये डेल्टा साइन हीट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, इट रिप्रेजेंट्स दी हीट, क्योंकि हमने कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया. तो कॉपर ऑक्साइड एक सब्सटेंस हमें मिला दैट इज ब्लैक इन कलर. तो ये कैसा है आपका, ब्लैक कोटिंग एक हमें यहाँ पर नजर आएगी. सो बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड एंड दैट कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक. तो ये कॉपर ऑक्साइड हमारा कैसा है, ब्लैक है. तो एक रिएक्शन यहाँ पर हो गई. सो इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो कोई भी सब्सटेंस जब उसको ऑक्सीजन वो गेन करता है, ऐड करता है, ऑक्सीजन ऐड होता है उसमें, तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया है. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर के साथ जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया. और रिएक्शन क्या कहलाई, ऑक्सीडेशन, जो आपको डायग्राम में भी दिखाई. सो नाउ सी, व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड दे आर हीटेड, then copper is formed and water is formed. ठीक है, ये एक सिंपल रिएक्शन हमने देखी. अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहने वाले हैं हम. इफ हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हीटेड मटेरियल, अगर हम हाइड्रोजन गैस को इस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड से पास करते हैं, तो जो ब्लैक कोटिंग हमने देखी थी कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है हमारा, जो ब्लैक कलर का था, इट विल टर्न ब्राउन, ये ब्राउन हो जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं क्यों. अब देखो आप यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि
कॉपर से ऑक्सीजन रिलीज हो गया। हमने क्या पढ़ा था रिडक्शन में कि जब किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन रिड्यूस हो, रिलीज हो, लॉस हो, तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। सो इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस, तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूस कहलाएगा। और इस टाइप की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो हमने दोनों चीजें देखी हैं। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड तो रिड्यूस हो गया, दूसरी सेंस में हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कहने का मतलब तो सेम ही है, एक ही रिएक्शन में दो चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। एक कॉपर ऑक्साइड तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो है ना। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कॉपर हमारा रिड्यूस हो गया, फाइन। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, वाटर बन गया। वाटर मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो वाटर ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लगी आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं जब एक ही टाइप की रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रेड रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन, redox reaction in which both oxidation and reduction takes place. So some more example of redox reaction. ये हमारे जो आगे एग्जाम्पल जा रहे हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन के हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलेगा। ZNO जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन फॉर्म जिंक रिलीजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो जिंक ऑक्साइड है वो तो रिड्यूस हो गया ना। यहाँ पे तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गया, लेकिन कार्बन उसी तरफ क्या हो गया, आपका ऑक्सीडाइज हो गया। तो दोनों टाइप की रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, MnO2 plus 4HCl give rise to MnCl2 2H2O and Cl2। तो अब आप यहाँ पर भी देखें, जो मैग्नीज है यहाँ पे वो क्या हो गया, अगेन रिड्यूस हो गया। ये तो ऑक्सीजन जो था वो यहाँ से रिलीज हो गया, तो हमारा एक नया कंपाउंड बन गया। और जो हाइड्रोजन यहाँ पर हम देख रहे हैं वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो बेटा इस टाइप की रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड चलते रहेंगे। तो नाउ अब हम केमिस्ट्री को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं, क्या जो ये रिएक्शन हमने पढ़ी है क्या सचमुच हमारी रियल लाइफ में होती भी है या नहीं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो क्या हम एवरीडे लाइफ में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस देखते हैं या नहीं, प्रैक्टिकली पहले समझाऊंगी। आपने देखा कि हमने एप्पल को कट किया एंड आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स ब्राउन। आपने पोटैटो को कट किया, आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स ब्लैक। इसका मतलब कुछ तो रिएक्शन हुआ है वहां पे, है ना। या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हमने इसको ओपन में छोड़ दिया है कुछ घंटों के लिए या ओवरनाइट, नेक्स्ट डे हमने देखा दे टर्न ब्लैक। ओके, इसका मतलब कुछ तो मैजिक है, कुछ तो हो रहा है इसमें, है ना। वो क्या हो रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले है कोरोजन। When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acid or anything, it is said to be corrode. तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, कोरोड हो गया, and that process is called corrosion। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कोरोजन कहलाएगा। अब देखो सिंपली हम देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ आयरन मटेरियल्स हैं, या मानो छत पे कोई भी आयरन मटेरियल पड़ा था, या कोई बकेट था आयरन का, या मेन गेट जो कि आयरन का बना हुआ है, और आप देखेंगे कि ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, फाइन, जैसे कि बारिश हुई है या कोई केमिकल हमने इस पे डाल दिया। आफ्टर सम इयर्स इट टर्न्स रेडिश ब्राउन इन कलर। ओके, दैट इज कॉल्ड क्या कहेंगे, हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि जंग लग गया, है ना। सारा मटेरियल खराब हो गया, बकेट खराब हो गई है, या उसमें से लीकेज होना स्टार्ट हो गया, तो हमारा जो भी मेटल था वो कोरोड हो गया। वहां पे आयरन के केस में जो प्रोसेस हम बोलते हैं वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि किस तरीके से जो आयरन मटेरियल्स होते हैं वो आफ्टर सम टाइम दे टर्न रेडिश ब्राउन इन कलर, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन जो मॉइस्चर है वो रिएक्ट करता है आयरन के साथ और उसको कोरोड कर देता है, मतलब उसको बिल्कुल खा जाता है धीरे धीरे करके, और जो मेटल है हमारा वो बिल्कुल थिन हो जाएगा और लीकेज वहां से स्टार्ट हो जाएगी, और हम क्या कहेंगे कि पर्टिकुलर जो मटेरियल था आयरन सब्सटेंस था उसमें जंग आ गया। आप देखते हैं कि पहले टाइम में कि जो वॉशरूम है
जो गेट होता था वो लोहे का होता था। अब पता है आपको वॉशरूम में तो क्या है कि सारा पानी का काम है, तो बार बार जब पानी टच होता है तो हम देखते थे कि गेट जो था बिल्कुल गल जाता था, खराब हो जाता था। अब उसको किस चीज से रिप्लेस कर दिया, या वुड भी आप देखते हैं, वुडन गेट्स भी हैं, वो भी धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। हमने इन सब चीजों को रिप्लेस किया एल्यूमिनियम गेट से, या बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक जो गेट है, या स्टील गेट से। तो स्टील या प्लास्टिक जो आपके ऐसे या फाइबर गेट्स हैं, उन पे कितनी ही बार कोई भी हम बार बार वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी आए तो वो जल्दी से कोरोड नहीं होता, ये कोरोड ही नहीं होगा। तो वहां पे हम क्या देखते हैं, इस टाइप के हमारे सब्सटेंसेस लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं और ठीक रहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको प्रैक्टिकली डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कोरोजन रस्टिंग है क्या। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास के जो सब्सटेंस हैं, अगर आयरन के हैं, एलिमेंट के हैं जो आसानी से कोरोड हो सकता है, तो आप देखेंगे वहां पे रेडिश ब्राउन कलर की एक कोटिंग आ जाएगी। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जैसे कि रेलवे ब्रिजेस हैं, रेलवे ट्रैक्स हो गया, ब्रिजेस हो गए, या फिर आप या मानो कोई भी व्हीकल है हमारा, तो ये क्या है, लगभग एक आयरन मेटल के बने हुए होते हैं। तो आप देखें कि इनको रिप्लेस करने में पूरा टाइम, कितना अमाउंट मनी का हमारा जो है वेस्ट चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आयरन के हैं। अब कोई व्हीकल है, आप देखते हैं कि बारिश के सीजन में व्हीकल थोड़ी जल्दी जाम हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या लग जाएगा, मड लग जाएगा। मड मतलब कीचड़। कीचड़ में मॉइस्चर लंबे टाइम तक रहता है, और वो जितने टाइम हमारे व्हीकल से चिपक के रहेगा, अटैच रहेगा, तो वो धीरे धीरे हमारा जो व्हीकल है, या नीचे आप देखते हैं कि जो इंजन लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे उनमें डैमेज आना या खराबी होनी शुरू हो जाती है ना। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, एक टाइप का रिएक्शन वहां पे चल रहा था। तो हम प्रोटेक्टेड रखते हैं या मड गार्ड लगाते हैं, ताकि वो मड जो है वो एक रबर शीट तक लगे लेकिन मेटल को टच ना करने पाए। तो आपने देखा कि यहाँ पे प्रैक्टिकली भी रस्टिंग किस तरीके से हो सकती है। तो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश्ड है, खत्म हो जाएगा। रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में भी हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जैसे रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो देखो रेंसिडिटी है क्या। When fats and oils are oxidized, they become rancid. जब फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कि रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड का मतलब क्या है, देयर स्मेल, मतलब जो ऑर्डर है और टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में हम क्या देखेंगे, जब हमारा जो भी फूड सब्सटेंस है जिसमें फैट और ऑयल है, अगर उसको लंबे टाइम तक हम एयर में एक्सपोज कर देते हैं, तो वो एयर के साथ रिएक्ट करके उसका ऑर्डर, स्मेल, टेस्ट, कलर सब चेंज कर देता है, और वो जो फूड है आगे खाने लायक नहीं रहता है, ठीक है। तो आपने एक वर्ड भी सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट। एंटी मीन्स अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, तो वो जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है, जो हमारे खाने को बचाता है कि वो ऑक्सीडाइज ना होने पाए। तो देखिए आप, यूज एयर टाइट कंटेनर टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो हम क्या करते हैं, जैसे बिस्किट हैं या स्नैक्स हैं, ओके, हम इनको क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, जिससे क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बिल्कुल स्लो कर देता है, या हेल्प करता है कि जो फूड है हमारा वो ऑक्सीडाइज ना होने पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ ऐसा, एयर टाइट में वो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो गया, जिसकी वजह से जो फूड है वो हमारा, जो भी स्नैक है, बिस्किट है, दे रिमेन क्रंची एंड टेस्टियर फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स, जो स्नैक्स हैं उनको हमें नाइट्रोजन गैस के साथ फिल करके रखना है। इट हेल्प्स in reducing the process of oxidation and prevent our food to get oxidized. तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, ऑक्सीडेशन जैसे प्रोसेस को वो ब्रेक करता है। तो ये सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट कहलाएगा। और हमारे जो भी चिप्स के पैकेट है या बिस्किट वगैरह हैं, नॉर्मली तो हम स्नैक्स की बात करते हैं, तो उनको किस गैस से फिल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस से हम फिल करते हैं। तो स्टूडेंट, अब रेंसिडिटी को प्रैक्टिकली डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं कि डिफरेंट स्नैक्स आपको नजर आ रहे हैं, जो आप खाते हो, बहुत ही ज्यादा खाते हो, ठीक है, टेस्टी है, बनाया गया है उसको टेस्टी, क्यों, ताकि आप उसके एक एडिक्टिव हो जाएं, हैबिचुअल हो जाएं। तो आप देखते हैं कि पैकेट मतलब खाना नहीं पसंद, पैकेट पसंद है, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स डाले गए हैं वो आपकी जो हंगर पावर है उसको ज्यादा कर देते हैं, ये तो बात अलग है। अब आप देखें कि जो अगर आपका पैकेट बिल्कुल फ्लफी है, इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन गैस है, जब आप उसको ओपन कर रहे हैं तो एकदम गैस भी रिलीज
होती है और जो भी आपका फूड सब्सटेंस पैकेट के अंदर है वो क्रंची भी है, उसका टेस्ट भी अच्छा है, स्मेल भी अच्छी है। तो आप कई बार इंस्ट्रक्शंस में भी देखते हैं, अगर पैकेट इफ इट इज लीक्ड डू नॉट बाय दिस, है ना। तो हम देखते हैं कि अगर पैकेट आपका फ्लफी नहीं है, उसमें गैस फिल्ड नहीं है, या आपने देखा आपने जैसे ओपन किया और टेस्ट करके देखा तो अजीब ही स्मेल आ रही है, सो डू नॉट ईट दिस एंड बाय सच प्रोडक्ट। तो वहां पे क्या था, आपका फूड रेंसिड हो चुका है, उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, जो प्रैक्टिकली आपने काफी सारे डायग्राम्स के थ्रू इसको स्टडी किया है। सो ओके स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 1 यहीं फिनिश होता है केमिस्ट्री का। ओके, होप वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, और अगर ऐसा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिएगा। अपना ध्यान रखोगे एंड गुड बाय।